So next paper will start is JEE 2008 paper 1. तो पहले क्वेश्चन में देखो पूछा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप जानते हो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन होता है आइदर थ्रू p ऑर्बिटल या फिर पाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ऑप्शंस होते हैं, इनमें से किसी भी एक के थ्रू डीलोकलाइजेशन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो उसमें देखो p का ऑप्शन है, पाई वाला ऑप्शन है ही नहीं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज थ्रू वैकेंट p ऑर्बिटल्स और पाई एंटी बॉन्डिंग का पूरा रिजल्ट लिखना है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एक्चुअली में, अभी एक पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका अगला पार्ट भी समझ लो यहीं पे। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट p ऑर्बिटल, अगर बहुत प्रिसाइसली लिखा जाए तो वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा टू p का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगर इसी में पाई एंटी बॉन्डिंग सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग देते तो वो भी आंसर होता। जब सिंगल करेक्ट है तो सिग्मा टू पाई p का ऑप्शन हो गया हमारे लिए, तो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो लिखा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ, तो देखो इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट देखना है आपको। तो पहली चीज तो देखो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड दिया हुआ है आपको। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और pH S माइनस दे रखा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, मतलब SN2 रिएक्शन फेवर कराएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बता सकते हो कि हम यहाँ पे SN2 रिएक्शन फॉलो करने वाले हैं। SN2 रिएक्शन में एक तो अटैक वहां पे होगा जहाँ लीविंग ग्रुप गुड होगा, और दूसरा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन आएगा। तो यहाँ पे देखो ये गुड लीविंग ग्रुप है और ये पुअर लीविंग ग्रुप है, तो अटैक होगा ब्रोमाइड पे, गुड लीविंग ग्रुप। जो फ्लोराइड आयन है उस पर अटैक नहीं होगा, तो अटैक विल बी एट ब्रोमाइड साइट एंड विद द इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो वो आंसर लिखना है जिसमें इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन दिख रहा हो और ब्रोमाइड आयन सब्स्टिट्यूट हो रहा हो, तो उसका आंसर मिल जाएगा ए। तो सीओडी तो हो ही नहीं सकता, फ्लोराइड आयन तो रिप्लेस ही नहीं होगा, रिप्लेसमेंट केवल ब्रोमाइड आयन का हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी दैट विल बी ऑफ SN2 टाइप इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। सो SN2 इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, जितनी बात अगर आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, गुड लीविंग ग्रुप, तीन बातें चेक करी हमने पहले। तो फेवर्स SN2 रिएक्शन। अच्छा, रिंग पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लोराइड और NO2 लगा के रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर दिया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्बोटाइल स्टेबिलिटी का फैक्टर भी वीक हो गया। तो उस वजह से भी SN1 के बारे में नहीं सोचेंगे यहाँ पे, और जब तक SN2 फेवरेबल होती है तब तक SN1 वैसे ही ट्राई नहीं किया जाता। तो 48 का आंसर हो जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 में क्या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3 और रिएक्शन विद क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Na2H2O3 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराएगा NaHSO4 में या Na2SO4 में। सिंपल लॉजिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 तक ऑक्सीडाइज कराना होता है। तो अगर Na2H2O3 की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन में SO4 2- तक जाएगा और Cl में कन्वर्जन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +2 to +6, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो उसका प्रेफर्ड आंसर हो जाएगा बी। यहीं पे अगर दूसरी बात भी बताऊं आपको साथ में, तो Na2H2O3 की रिएक्शन जब आयोडीन से कराते हैं तो ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये Na2H4O6 बनाता है और I- बनता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +2.5 जाता है,
ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा है नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स फ्रॉम द वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन प्रेजेंस ऑफ। ये मेटलर्जिकल का केस हो गया, क्योंकि सिल्वर से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सिल्वर को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, तो वी नीड ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। रिएक्शन होती है दैट इज सिल्वर के नोबल सिल्वर मेटल जो है, मेटलर्जी का सवाल है ये, देखिए सिल्वर की रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे। सिल्वर की रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस, लीचिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड के लिए दोनों में यही टेक्निक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वाटर और ऐड करना पड़ता है। तो इससे हमारा पहले सिल्वर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है AgCl ट्वाइस माइनस सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ प्लस OH माइनस। तो अगर आप देखोगे इसमें सर कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन, जीरो ऑक्सीजन स्टेट से +1 गया हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेट 0 से -2 चेंज हुआ। तो सर रेडॉक्स चेंज बेसिकली, और बाद में जो AgCl ट्वाइस बनता है उसको जिंक से रिप्लेस करा के प्योर सिल्वर गेन करते हैं। ये लीचिंग का प्रोसेस है मेटलर्जी में। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन अगर हम जिंक से कराते हैं तो ये ZnCl4 2 माइनस और Ag सॉलिड फिर से फ्री हो जाता है। उसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। सिल्वर को ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा Ag+ के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 लिखा अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ इनिशियल concentration of 1.386 moles per liter of a substance becomes half in 40 seconds and 20 seconds through first order and zero order kinetics respectively. Ratio of K1 by K0 of the rate constant of first order reaction K1 and zero reaction K0 in the reaction is। तो देखो आपको एक ही सब्सटेंस को दो अलग अलग काइनेटिक्स से डील करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको। तो सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 seconds and 20 seconds through first order and zero order reaction, तो उसका मतलब आपको हाफ लाइफ पता है। सो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर लिखेंगे, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दे रखी है 40 सेकेंड्स। तो यहाँ से अगर हम टी हाफ की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज 0.693 बाई K1। यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाई 40 सेकेंड इनवर्स। एंड टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर लिखेंगे तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे 20 सेकेंड्स। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला C0/2K, तो उसकी हाफ लाइफ होती है C0/2K नॉट, और C0 दे रखा है 1.386। सो 20 इज इक्वल टू 1.386/2 टाइम्स K0। यहाँ से K0 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1.386 बाई 40। अब क्वेश्चन में पूछा गया K1 बाई K0, तो K1 बाई K0 अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.693 बाई 40 डिवाइडेड बाई 1.386 बाई 40, ये सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो सॉल्व होकर 0.5 आ जा रहा होगा, 0.693 का डबल ही लिखा है नीचे, तो वैल्यू सॉल्व होकर 1/2 आ जाएगी, जिसको आप सिंपली 0.5 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा ए। ठीक है, समझ आया? दोनों के हाफ लाइफ के फॉर्मूला लगाए हमने, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, एक बार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, दोनों को सिंप्लीफाई करा तो आपका फाइनल आंसर आ गया। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 बाई K, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज C0/2K। दोनों के रेट कांस्टेंट गिवन है आपको अलग अलग, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। डन। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया 2.5 ml of 2/5 mm weak monoacidic base is titrated with 2/15 mm HCl at 25 degree Celsius. The concentration of H plus at the equivalence point। तो देखो पहले तो क्या कर रहा है, दोनों एसिड्स को न्यूट्रलाइज करा रहे हैं,
तो कितना वॉल्यूम ऑफ HCl लगेगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए पहली कंडीशन लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। तो ये हो गया 2.5 इंटू 2/5। मोनो एसिड है तो एन फैक्टर 1, HCl में भी एन फैक्टर 1। तो उसका वॉल्यूम V1 अगर एज्यूम कर लें तो यहाँ से V1 की वैल्यू 7.5 ml आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बेस एज्यूम कर लें SbOH नेट से, तो जो सॉल्ट बनेगा वो BCl बनेगा। और इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो ये 2.5 इंटू 2/5 इतने मिली मोल्स बनेंगे। और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 प्लस 7.5 ml। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 0.1। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है। अब जो pH आएगा दैट विल बी, या जो H+ कॉन्सेंट्रेशन आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसकी हाइड्रोलिसिस लिखेंगे तो B+ प्लस वाटर इज BOH प्लस H+। और इस स्टेप का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे विच इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दैट इज Kw/Kb। और Kb अपने को दे रखा है 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10⁻²। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हायर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसे सीधे सीधे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा इन C अल्फा लिखेंगे। तो इस रिजल्ट के हिसाब से if we'll put the value that becomes C alpha square upon 1 minus alpha is equal to 10 to the power minus 2। C आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 upon 0.1 which is same as 0.1। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अल्फा नेग्लिजिबल नहीं आएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा निकालना पड़ेगा पहले। और एक बार ये अल्फा आ जाएगा तो फिर आपके H+ कॉन्सेंट्रेशन आएगी। आप एक बार अल्फा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। एक बार अल्फा निकाल लेंगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू C अल्फा। C इज 0.1, अल्फा आपने निकाल लिया तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे आप सॉल्व करके तो आपको पता चलेगा कि अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली नेग्लिजिबल नहीं है। कर रहा हूँ सॉल्व। 0.27। तो यहाँ से अल्फा सॉल्व होकर आपने निकाला है 0.27। तो 0.27 पुट करेंगे तो H+ कॉन्सेंट्रेशन 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर। और अल्फा देख रहे हैं आप 0.27 है तो सर्टेनली नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1। तो इससे डेफिनेटली पता चल रहा है कि हमें यहाँ क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अल्फा नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1 नहीं आया, इसलिए हमें पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो। हमारे पास देखो एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें CH3ClH का एक प्रोजेक्शन सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है। तो उसमें आप ध्यान से देख सकते हो दोनों Cl वैलेंसी आउट ऑफ द प्लेन है, दोनों H वैलेंसी इनसाइड द प्लेन है, और जो दोनों CH3 है वो ऑन द बोर्ड दे रखे हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज लाइक एन एम्प्टी कॉन्फर्मर। ध्यान से देखोगे तो सारी वैलेंसी एक दूसरे की ऑपोजिट बना रखी है। ठीक है। तो फॉर्स प्रोजेक्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको एंटी बना रखी है। ठीक है। तो उसने पूछा है कि सिस्टम में क्या करेक्ट है। So correct statement about the compound given below, ये आपको चेक करना है। तो पहले आप इसका जरा सही कॉन्फर्मर फॉर्म ड्रॉ करिए। समझ पा रहे हैं ना? अगर इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करके देखोगे तो इट डज नॉट कंटेन क्लिनोसिमेट्री। आपने गिवन मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करके वैलेंसी सेम साइड लाने की कोशिश करोगे, तो ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए।
इधर वाली साइड पे ये H वैलेंसी है, ये आपकी आउटसाइड द बोर्ड Cl वैलेंसी है, और इधर CH3 है। इस वाले साइड को हम घुमा के नीचे ले गए तो CH3 के सामने CH3 तो ले आए, बट अब जो Cl है वो इनसाइड द बोर्ड चला जाएगा और H जो है वो आउटसाइड द बोर्ड आ जाएगा या आउटसाइड द पेपर आ जाएगा। सो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो POS नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे नहीं दिख रही, तो नो COS ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखो तो CH3 का अपोजिट CH3 बट HCl का अपोजिट Cl नहीं मिलेगा। अगर आप बीच वाले सेंटर को सपोज करो, बस इसमें अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती है तो वो इसी सेंटर से आ सकती है। यहाँ CH3 का अपोजिट तो CH3 मिल रहा है, बट इधर H के अपोजिट में Cl मिलेगा और इधर H के अपोजिट में इधर Cl मिलेगा, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है। तो इन दिस केस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज आल्सो एब्सेंट, तो POS भी एब्सेंट है और COS भी एब्सेंट है। उसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो PEC रिजेक्ट हो गया, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो ही जाएगी, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस या एब्सेंस से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, एंड इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री के प्रेजेंट या एब्सेंट होने से कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका करेक्ट आंसर होगा A and D। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ E, F and G। तो आप एक बार E, F, G स्ट्रक्चर्स देखो। तो सबसे पहले केस में लिखा है E, F, G आर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो E जो है वो देखो कीटो फॉर्म है, F और G जो है वो इनॉल फॉर्म है। E जो है वो कीटो फॉर्म है, F एंड G आर इनॉल फॉर्म। तो इसका मतलब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। उसका लिखा है E, F एंड E, G आर टॉटोमर्स। ये पॉसिबल है क्योंकि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म के लिए टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, तो दोनों एक दूसरे के टॉटोमरिक फॉर्म करेक्ट है। F एंड G आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर F और G चेक करोगे तो उसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो CH3 और OH की पोजीशन ऑपोजिट बनाई हुई है। यहाँ देखो दोनों CH3 सेम साइड है तो उसको सिस फॉर्म बोल देंगे, और यहाँ दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस फॉर्म बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो यू कैन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और लास्ट में लिखा है F एंड G आर डायस्टेरियोमर्स, तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। तो इसका आंसर BCD हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑल ज्योमेट्रिकल isomers are diastereomers। सिंपल रूल है, are diastereomers। तो डायस्टेरियोमर्स में दो कैटेगरी काउंट करनी पड़ती है, सारे ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट एनेंशियोमर और सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स में से केवल एनेंशियोमर हटा दिए थे तो आपको डायस्टेरियोमर मिल जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर बनेगा BCD। समझ गया ना? F and G are geometrical isomers, F and G are diastereomers, EF और EG are tautomers। EFG रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में एटम्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। नॉन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड, तो इसलिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है? Then comes 55. 55 is given a solution of colorless salt H on boiling with excess of NaOH produces a non-flammable gas. The gas evolution ceases after some time. सर हाँ बोलो। सर लास्ट वाले क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन था सर वो क्यों सही है? E, F और EG टॉटोमर्स लिखा है तो ठीक है। EF सर ई और जी क्यों होंगे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसका? सर मतलब ई में दोनों CH3 एक तरफ हैं।
वो तो sp2 केस है ना, उसको तो यहाँ पे कोई अच्छा, gi मतलब फ्लिप करके लिखा है जी ऐसा? तो कोई gi थोड़ी ना है, ये तो डिफरेंट किसी की तरफ लिखो। हाँ यस। तो C डबल बॉन्ड और CH3 के ऊपर ना, तो सिंगल बॉन्ड है, तुम C और नीचे के CH3 ऊपर लिखो, उससे क्या फर्क पड़ना है। यस इस वाली समझ। पोजीशन का अल्फा एच मूव करके ऊपर चला गया है, अब वो सिस फॉर्म भी बना सकता है, ट्रांसफॉर्म भी बना सकता है। यस तो ओरिएंटेशन उस समय आएगा जब हम बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तब किस तरफ से ओरिएंट हो गया वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों फॉर्म बन सकते हैं, एफ भी बन सकता है, जी भी बन सकता है। तो एफ एंड जी आर एक्चुअली डॉट ऑफ ई एफ एंड ई जी आर डॉट ऑफ, समझ गया। सो मतलब इनऑल फॉर्म में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो सिस है या ट्रांस है? नॉट फॉर्म से क्या मतलब कि इसकी जो फॉर्म है वो तो दोनों बन सकती है ना, मैकेनिज्म से लिखो ना, फिर अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा तो बना देता हूँ। आपको ये फॉर्म दिया हुआ है, तो आपने इस वाले अल्फा एच को हटाया और ये फॉर्म बनाई सबसे पहले, सी डबल बॉन्ड हो CH2 माइनस। अब आप इसको रेजोनेंस में लेंगे इसके साथ, ये आपने उसको दूसरे वाले साइड से चला, एक मिनट, तो ये वाला H1 निकालो, ये वाला H यहाँ से निकाला आपने। अब आपको इसके साथ रेजोनेंस बनाना है। अब रेजोनेंस बनाने के बाद OH ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो दोनों ऑप्शन फ्री है क्योंकि अभी तो सिंगल बॉन्ड था। तो अब इससे ये फॉर्म भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, क्योंकि दोनों ओरिएंटेशन अलाउड है ना, क्योंकि यहाँ स्टीरियो फिक्स थोड़ी करके चल रहा है रिएक्शन में, दोनों में से कोई भी फॉर्म आ सकती है। यस। तो दिस और दिस बोथ द ऑप्शंस आर देयर ना, तो जो टॉटोमर्स दोनों ही टॉटोमर फॉर्म है, तो इसके लिए यस ये वाला फॉर्म भी टॉटोमर होगा और ये वाला भी टॉटोमर होगा, क्योंकि टॉटोमर्स में तो सिर्फ एसिडिक एच का मूवमेंट देखा जाता है, किस ओरिएंटेशन में जाएगा वो तो रिएक्शन होने के बाद पता चलता है। अगर फ्री रोटेशन नहीं अलाउड होता सिंगल बॉन्ड का, तो दोनों में से कोई फॉर्म नहीं बनता, ये फॉर्म बनती है। अभी OH और CH3 किसी भी ओरिएंटेशन में जा सकते हैं जब पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यस अगले क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सॉल्ट H ऑन बॉइलिंग विद एक्सेस NaOH produces a non-flammable gas. The gas evolution ceases after some time. Upon reaction with zinc test the same to the same solution, the gas evolution restarts. The colorless salt H is, तो देखो सबसे पहले आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो NaOH के साथ कोई भी अमोनियम सॉल्ट देंगे तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेंगे तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। तो सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सॉल्ट H और बॉइलिंग विद एक्सेस NaOH produces a non-flammable gas, ठीक है। द गैस एवोल्यूशन सीजेस आफ्टर सम टाइम, मतलब वो गैस का एवोल्यूशन खत्म हो गया, उसके बाद बोल रहा है उसकी जिंक टेस्ट से रिएक्शन कराने के बाद सेम सॉल्यूशन, जिंक टेस्ट टू द सेम सॉल्यूशन, तो गैस एवोल्यूशन रीस्टार्ट्स, मतलब फिर से अमोनिया बनने लगती है। ये क्वेश्चन है, तो आप देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लो पहले सबकी फटाफट, क्या कंपाउंड बनेंगे। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट अगर NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो उससे अमोनिया बनती है पहले, तो NH4NO3 की रिएक्शन अगर NaOH से कराएंगे तो इट विल फॉर्म NaNO3 प्लस अमोनिया एंड वाटर, ये गैस इवॉल्व हो रही है। अगला केस हमें लिया NH4NO2, नेक्स्ट केस हमने लिया NH4NO2, उसकी रिएक्शन NaOH से कराई, उससे बन रहा है NaNO2 अमोनिया एंड वाटर, यहाँ से भी गैस निकल रही है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन हमने ली NH4Cl, उसकी रिएक्शन NaOH से हुई, उससे फॉर्म हो रहा है NaCl अमोनिया एंड वाटर, यहाँ पे भी अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, मतलब पहली कंडीशन चारों सॉल्ट फुलफिल कर रहे हैं। और उसके बाद उसने बोला उसकी रिएक्शन फर्दर जिंक से कराने के बाद फिर से गैस का एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट सॉल्ट इज अमोनियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन NaOH से होगी, तो इट विल फॉर्म Na2SO4 अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया गैस इवॉल्व होकर बाहर निकल गई। अब उसने बोला इसमें जिंक ऐड करने से फिर से गैस का एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर आपने अब सोडियम नाइट्रेट के साथ जिंक की रिएक्शन कराई तो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से नाइट्रेट एंड जो है फिर से अमोनिया गैस इवॉल्व करा सकता है।
The same thing is there with the nitrite and NaNO2 की रिएक्शन जिंक से कराएंगे, उससे दोबारा अमोनिया गैस रिलीज हो सकती है और जिंक का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जबकि क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन के साथ ये पॉसिबल नहीं। अगर ये चीज आप क्लोराइड आयन लेंगे और जिंक लेंगे या सल्फेट आयन लेंगे और जिंक लेंगे तो देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन डायरेक्टली जिंक को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। और मैं ही बात, तो NaCl और Na2SO4 है, उसकी रिएक्शन अगर जिंक से होगी तो सिंपली सॉल्ट फॉर्मेशन है, उसमें और कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। सर डी क्यों नहीं हो सकता? H2SO4 is not enough strong oxidizing agent to oxidize zinc to Z2+. Concentrated form में ऐसा हो पाएगा। ठीक है, यस। अब सोल्यूशन है, जब तक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती। Na2SO4 से चीज पॉसिबल। Concentrated H2SO4 is stronger oxidizing, and that too with certain cases, सबके लिए oxidation property नहीं होती। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। 56 में लिखा है गैस डिस्क्राइब वान टू वन इक्वेशन। Gas described by van der Waals equation behaves similar to an ideal gas in a limit of larger molar volume। तो सही है, अगर लार्जर मोलर वॉल्यूम लेंगे तो गैस का बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर में जा सकता है। उसका आंसर ए पॉसिबल हो गया। बी में लिखा है बिहेवियर सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन अ लिमिट ऑफ लार्जर प्रेशर। लार्ज प्रेशर में ऐसा नहीं हो सकता, अगर प्रेशर रेंज बहुत हायर कर देते हैं तो Z<1 का केस आता है। अगर इसका प्लॉट बना देता हूँ आपने तो आपको याद हो जाएगा। Z एंड P का प्लॉट बनाएंगे, ये Z इक्वल टू 1 लाइन होती है जो आइडियल बिहेवियर है, और रियल गैस का बिहेवियर ऐसा आता है वन टू इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ Z>1, Z<1। तो हायर प्रेशर रीजन में Z>1 की कंडीशन आएगी तो बी इसका पॉसिबल आंसर नहीं है। उसका लिखा है इज द कैरेक्टराइज्ड बाय van der Waals कोएफिशिएंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। आपको बताया था कि जो van der Waals गैस कांस्टेंट्स होते हैं ए एंड बी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं van der Waals इक्वेशन के, और वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अलग अलग गैसेस के लिए ए और बी डिफरेंट होता है, तो ए एंड बी आर van der Waals कांस्टेंट्स independent of temperature but depends on gas। तो अलग अलग गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। उसका मतलब सी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन लिखा है हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। हैज द प्रेशर that is lower than the pressure exerted by the same gas behaving ideally। तो देखो हम लोग जब प्रेशर करेक्शन अप्लाई करते हैं तो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर लिखते हैं, या P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऐड करते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें जो P होता है वो रियल गैस का प्रेशर होता है, ये आपका रियल गैस प्रेशर है। और अगर यही गैस आइडियल बिहेवियर दिखाने लगेगी तो उसका ये प्रेशर आने लगेगा, ये प्रेशर ड्यू टू आइडियल बिहेवियर आ गया। सेम गैस आइडियल बिहेवियर दिखाएगा तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के बराबर का प्रेशर बनेगा, और अगर रियल बिहेवियर आएगा तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है, द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बिहेविंग आइडियली, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए सी डी। इसका आंसर बनेगा ए सी डी, समझ गया ना? आंसर हो गया ए सी एंड डी। सारे स्टेटमेंट देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ।
लार्जर मोलर वॉल्यूम की कंडीशन में दोनों पैरामीटर निगलेक्ट कर सकते हैं। पी प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वी एम माइनस बी एन बी में दोनों टर्म निगलेक्ट करके हम लोग आइडियल बिहेवियर ले आएंगे। लार्जर प्रेशर में z लेस देन 1 की कंडीशन आएगी तो वो करेक्ट हो गया। वाटर वॉल कांस्टेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं और गैस के लिए डिफरेंट होते हैं, ये भी सही है। एंड हैज अ प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली, ये भी ठीक है। बट इसमें एक चीज ध्यान देनी है, इसने लिखा है अ गैस डिस्क्राइब्ड बाय द वाटर वॉल इक्वेशन, ये जरूरी नहीं है, मतलब इसका आंसर ए सी भी एक्सेप्ट करा गया था। उसका रीजन ये था कि अगर हम इसी गैस को हाइड्रोजन और हीलियम अज्यूम कर लें तो वहां पे ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का टर्म आता ही नहीं है, तो दोनों प्रेशर सेम भी लिखे जा सकते हैं या ऑलमोस्ट सेम लिखे जा सकते हैं। तो अगर टिपिकल रियल गैस बिहेवियर चेक करोगे तो डी आंसर करेक्ट है। बट अगर आप इसको हाइड्रोजन और हीलियम का केस ले लें तो एक प्रेशर रेंज में ये चीज़ विजिबल भी हो सकती है, तो उन्होंने स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट को कंसीडर कर लिया था यहाँ पे। तो अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर केवल ए एंड सी भी लिखा था तो उसको भी करेक्ट माना गया था। इसका आंसर ए एंड सी भी करेक्ट है, बिकॉज इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आप ऑप्शन डी को छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आप ऑप्शन डी छोड़ सकते हैं, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम पी के रिस्पेक्ट में ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर नेग्लिजिबल होता है, उसे कंसीडर ही नहीं करना पड़ता। तो यू कैन से ऑलमोस्ट सेम, उसके वो करेक्टराइज बाय द गैस जो लिखा है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। या फिर कोई रियल गैस अगर आइडियल बिहेवियर शो करने लगेगी तो वहाँ पे भी उस चीज़ का वेरिएशन ज़रूरी नहीं है, तो वो वेरिएशन इतना परफेक्ट नहीं था, इसलिए आईआईटी ने दोनों आंसर्स को कंसीडर कर लिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन में अननेसेसरी अपने लिए पैनिक क्रिएट नहीं करना होता, आपको जो उसमें बेस्ट ऑप्शन समझ आ रहा है वो लिखना होता है, क्योंकि बाद में आईआईटी वाले आपके लॉजिक्स को सुनने के लिए रेडी रहता है। ये एडवांस पेपर का ये एडवांटेज है, ठीक है क्लियर। तो उसका आंसर ए सी डी भी करेक्ट था और ए सी भी करेक्ट था। हाइड्रोजन और हीलियम के आर्ग्यूमेंट से ऑप्शन डी छोड़ा जा सकता है। डन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. 57 given है bromobenzene upon reaction with Br2Fe gives 1,4-dibromobenzene as a major product. ये सही है, Br2Fe से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा एंड जो ब्रोमो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे Br लगाएंगे अगर हम तो ब्रोमोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन Br2Fe से कराएंगे, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो दोनों Br एक दूसरे के या जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो पैरा पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ जो Br ग्रुप है वो आपके लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो Br ग्रुप है आपका वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ओके, तो आपका Br ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज मोर डोमिनेंट देन द मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का रोल ही नहीं। तो जो डायरेक्टिव इफेक्ट होता है वो उसके प्लस एम करेक्टर से डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ Br is regulated by plus m effect of Br. इंडक्टिव इफेक्ट वैसे आप उसको डीएक्टिवेटेड रिंग तो बोल सकते हो, बट जो डायरेक्टिव कैरेक्टर है वो प्लस एम कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग हो गया। वी राइट इट्स आंसर एज सी। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. 58 में लिखा है Pb4 प्लस कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन एजेंट देन Sm4 प्लस कंपाउंड। तो आपको पता है कि लेड के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा। Pb2 plus more stable than Pb4 plus due to inert pair effect. उसका
स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया क्योंकि Pb4+ से Pb2+ जाएगा आसानी से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हो गया। तो लेड 4+ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb2+ होगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप डोमिनेट करता जाता है। मूविंग डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज प्रिफर्ड। तो लेड के लिए +2 ज्यादा प्रेफरेबल होगा एज कंपेयर टू Sn2+। अगले केस में लिखा है द हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें देखो बात तो सही लिखी है बट बीच में गलत लिख दिया गया है, स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। द हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर हैवियर मेंबर्स, ये स्टेटमेंट ही गलत है, उल्टा होता है स्टेटमेंट। लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज प्रेफर्ड डाउन द ग्रुप होता है, तो स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया गया, तो उसका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज preferred, lower oxygen state is preferred, yeah, is more stable down the group. Lower oxygen state is more stable down the group, yeah, more stable for heavier members. इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये डेफिनेशन ही उल्टी लिख दी गई है। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, इट्स गिवन अ प्लॉट ऑफ नंबर एटॉमिक नंबर वर्सेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स for a stable nucleus shows a curvature towards x-axis from the line 45 degrees Celsius, 45 degree slope as the atomic number is increased। तो देखो उसमें थोड़ी कलाकारी कर दी गई है, हम लोग रेडियोएक्टिविटी में n/p रेशियो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे n/p रेशियो में जो ग्राफ होता है वो न्यूट्रॉन अगेंस्ट प्रोटॉन होता है। उसने क्या करा है, z अगेंस्ट p कर दिया, तो उल्टा प्लॉट, मतलब जो प्लॉट है उसकी x एक्सिस और y एक्सिस चेंज कर दिया। नॉर्मली हम लोग n/p रेशियो का ग्राफ पढ़ते हैं, हम उसने p/n कर दिया है। तो इधर z लेना है, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, तो अप टू एटॉमिक नंबर 20 जो होता है z इक्वल टू p वाली लाइन वर्कआउट करती है, और फिर ये लाइन जो है वो टुवर्ड्स n डेविएट कर जाती है। तो हम इस लाइन का डेविएशन बनाएंगे तो ऐसे टुवर्ड्स n की तरफ जाएगा। तो मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मोर फेवरेबल होता है फॉर स्टेबिलिटी। तो पहला लाइन सही हो गया, उसने कहा प्लॉट ऑफ एटॉमिक नंबर वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर स्टेबल न्यूक्लियस शोस कर्वेचर टुवर्ड्स x एक्सिस फ्रॉम द लाइन ऑफ 45 डिग्री, तो करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। फिर लिखा है प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकम्स टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्विंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द हैवी न्यूक्लियस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। तो एटॉमिक नंबर 20 onwards, more number of neutrons leads to more stability. अब तो एटॉमिक नंबर 20 तो n और y p रेशियो लगभग 1 चलता है, leads to more stability। क्योंकि हैवियर न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो प्रोटॉन के रिपल्शन को ओवरकम करने लग जाता है, क्योंकि प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, करेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0। ये गड़बड़ हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है इक्विलिब्रियम पे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0 नहीं होती है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0 नॉट डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी तो 0 होता है क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी है, बट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है। अब जैसे ही स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया तो उसका एक ही आंसर पॉसिबल है, डी, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो अगर अभी समझना है तो देखिए, इट्स गिवन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जिस डायरेक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होगा वो स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन होता है। तो डेल्टा जी लेस देन 0 मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग 2 करेक्ट का केस हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। डन। उसके बाद अगले क्वेश्चन नाउ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखो गिवन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट IJL आर फॉर्म एंड K रिप्रेजेंट्स अ रिएजेंट। तो उसमें
तो सॉल्व करना है। तो उसने सबसे पहले पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो देखो हेक्सेन हेक्सेन 3 है, उसके रिएक्शन NaPH4 से हुआ, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में PBr3 ले रखा है तो OH हट के Br लग जाएगा। तो हेक्सेन 3 अगर हम लिखेंगे तो दिस इज दिस वन, पहले रिएक्शन में अगर लिखूँ साथ साथ आपके लिए, पहले आप ये कंपाउंड लिखो हेक्सेन 3 हेक्सेन 3 ये हुआ आपके लिए। एक दो तीन चार पाँच छः, ये आपका हेक्सेन 3 हो गया। देखो नंबरिंग डालनी है तो मैं नंबर डाल देता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो इसकी रिएक्शन पहले NaBH4 से होगी, तो इट इज रिडक्शन सिंपली। तो जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होकर अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, और फिर इसकी रिएक्शन PBr3 से करा देंगे तो OH हट के Br अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लोन पर इलेक्ट्रॉन पहले फास्फोरस के वैलेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा और फिर Br अटैक लग के अटैक होगा, तो OH हट के Br लगेगा। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो याद है ना कि बताऊं उसकी भी, बस OH हटा के Br लगाएंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। तो दिस विल बी योर आंसर। उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। ठीक है, क्लियर? 61 का आंसर बना डी। अगले पार्ट में पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ J एंड K। अब देखो J और K कैसे बना रहे हैं। तो जो आपने एल्काइल हाइड बनाया उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर से कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद आपने CO2 से रिएक्शन कराई, तो उस पोजीशन पे COH ग्रुप लग जाएगा। अब देखो अगर इसका अगला स्टेप फॉलो करें, तो अगले स्टेप में जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है तो ये आपका एल्काइल ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन पहले मैग्नीशियम ईथर से कराई, तो विल फॉर्म अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फाइनली CO2 से कराएंगे। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा। इतना तो स्ट्रक्चर के साथ लिख लो। जैसे CO2 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस साइड से अटैक होकर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएगा आपको। और बाद में H3O+ दे दिया है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया J। और उसके अगले स्टेप पे देखो तो उसकी रिएक्शन फिर K से करा के आ रहे हैं, COCl ग्रुप लगा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से COCl ग्रुप बनाने के लिए क्या रिएजेंट लगाना पड़ेगा, SOCl2। SOCl2 will convert COH group to COCl। तो इसका आंसर हो जाएगा A। इसके अगले स्टेप में अगर इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा देंगे, ये आपका COCl ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से आपका आंसर बन गया A। आपसे J एंड K पूछा था, ये कंपाउंड आपका J हो गया और ये कंपाउंड K हो गया। आंसर इसके हिसाब से बन गया A। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा? नेक्स्ट पार्ट में पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ L इज। स्ट्रक्चर ऑफ L के लिए देखो क्या करा है, आगे रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन PdPSO4 क्विनोलेट, दिस इज लिंडास कैटलिस्ट। तो लिंडास कैटलिस्ट दो काम करेगा, COCl को CHO में कन्वर्ट करेगा और एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो अब अगर हम इसकी अगले स्टेप पे रिएक्शन कराएंगे तो लिंडास कैटलिस्ट दो काम करेगा, ये रिएक्टेंट है आपके पास। अब आप अगर रिएजेंट पहचान गए तब तो तुरंत काम बन रहा है। यहाँ पे लिंडास कैटलिस्ट लिखा हुआ है एक्चुअली, वी हैव लिंडास कैटलिस्ट। तो उसने एल्काइन को तो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है और इस वाले ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। दोनों ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो कन्वर्टेड टू सिस एल्कीन।
कन्वर्टेड इनटू सिस एल्कीन, इसका आंसर लिखेंगे। सिस एल्कीन बनाई हमने पहले, और जो COCl ग्रुप था उसको CHO में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका फाइनल आंसर बन गया एल। इसके हिसाब से ऑप्शन जो हो गया वो हो गया क्लियर। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 के लिए देखो एक पैराग्राफ लिखा है, देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स ऑन द अर्थ सरफेस, नाइट्रेट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, नाइट्रेट्स डिफिकल्ट टू रिड्यूस अंडर द लैबोरेटरी कंडीशन बट microbes do it easily, ammonia forms at a large number of complexes in the transition metals, hybridization easily explains the sigma donation capacity of ammonia and phosphine, phosphine is flammable gas and prepared from the white phosphorus। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है among the following the correct statement is, पहले केस में लिखा है phosphates have no biological significance in humans, तो ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी मतलब तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बोन का मेन पार्ट होता है, तो ये चीज गलत होगी। ठीक है, अगले पार्ट में लिखा बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट्स आर लेसर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये चीज ऊपर वाले देखो पैराग्राफ में देखो, वहां पे चीज लिखी हुई है, देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, ये गलत हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस कंटेंट नाइट्रोजन नाइट्रेट से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करती है, बट नाइट्रेट फॉर्म फॉस्फेट फॉर्म से कम एग्जिस्ट करता है, जो बिटवीन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अगले स्टेटमेंट लिखा है बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर लेसर अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, ये करेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज पॉसिबल इन सॉइल, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो नाइट्रेट्स का नाइट्रेट फॉर्म है वो तो ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसमें फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉसिबिलिटी, ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो फॉस्फेट है वो मोर अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर सीधे सीधे सी है। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो यू कैन राइट इट आंसर एज सी, बिकॉज phosphates are more abundant in earth crust। नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर 64 का आंसर सी हो गया, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो अर्थ क्रस्ट पे ज्यादा मिलता है, नाइट्रोजन एयर फॉर्म या गैसियस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करती है, बट अर्थ का मेजर कंपोनेंट फॉस्फोरस है, नाइट्रेट्स वहां पे कम मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखा है फॉर द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन, अमोनिया इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज ए स्फेरिकल ऑर्बिटल एंड इज लेस डायरेक्टिव, गलत हो गया। आपको पता है अमोनिया और फॉस्फीन में, अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से पिरामिडल शेप होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर है इसका, हेंस मोर बेसिक। अमोनिया मोर बेसिक देन फॉस्फीन होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर डायरेक्शनल होता है sp3 कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि फॉस्फीन के अंदर जो नाइट्रोजन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं कंसीडर करते ट्राइगोन रूल से, तो नो हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर लेस डायरेक्शनल। लोन पेयर जो है वो यहाँ पे लेसर डायरेक्शनल है, तो फॉस्फीन जो है वो अपना फॉस्फोरस अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा देन अमोनिया, क्लियर। तो उसका आंसर देखिए कौन सा वाला फिट हो रहा है, given ammonia and phosphine is ammonia is better donor because the lower pair of electron occupies sp3 orbital and more directional, तो आपका आंसर सी हो गया। देखिए अमोनिया और फॉस्फीन में अमोनिया बेटर डोनर है और उसका लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है, आंसर देखो स्टेटमेंट, उसका आंसर जो होगा वो रहेगा सी। ठीक है, अगले पार्ट को चेक करेंगे। इट्स गिवन व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद अमोनिया एंड फॉस्फीन, द प्रोडक्ट is one of the product this reaction is, तो ये disproportionate reaction के एग्जांपल हो गए, स्टैंडर्ड सवाल है। P4 की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो
इससे बनता है PH3 और NaH2PO2। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट देखो 0 से -3 और +1 दोनों चेंजेस हो रहे हैं। ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिएक्शन हुई डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे B। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड सवाल है, आपको पहले भी बता रखा है, फिर से देखो फटाफट एक बारी। उसमें देखो बहुत सारा डेटा गिवन है पहले तो क्वेश्चन में,